ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और जिस पाठ्य पुस्तक की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है एकांकी रत्नाकर। इस पाठ्य पुस्तक में 5 एकांकी है, उनका हम विवेचन विश्लेषण करेंगे। इन एकांकियों का विवेचन विश्लेषण करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम एकांकी का अर्थ, स्वरूप, एकांकी के प्रकार, एकांकी के तत्व एवं एकांकी का उद्भव और विकास विषय पर संक्षिप्त चर्चा करना उचित रहेगा। तो 1-2 वीडियो में हम इस चर्चा को पूरा कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि अधिकतम 2 वीडियोज़ में हम इस चर्चा को विराम दे देंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस विषय वस्तु की आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। एकांकी रत्नाकर नाम से ये पाठ्य पुस्तक है और इसमें 5 एकांकी संकलित है जो कि हिंदी साहित्य की चुनिंदा प्रमुख एकांकियों का ये संकलन है। इसमें सभी प्रकार की एकांकी है, जिसमें ऐतिहासिक है, सामाजिक है और समसामयिक विषय पर आधारित एकांकियों का इसमें चयन किया गया है। तो अब हम इस जो पाठ्य पुस्तक है एकांकी रत्नाकर, इसकी जो भूमिका है या इसकी प्रस्तावना है, उसमें कुछ जानने योग्य बातों का जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। तो उनसे अवगत होना हमें भी आवश्यक है। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं को अवगत कराना बहुत ही बेहद आवश्यक है। तो बीए प्रथम वर्ष की ऐसी छात्राएं जिन्होंने ऐच्छिक विषय हिंदी लिया है, वो छात्राएं हैं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से या गौर से इसका अवलोकन करें, इसको देखें, सुने और इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए या बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी सामग्री मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो छात्राएं ध्यान से इसको देखने का श्रम करें। तो एकांकी विधा के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले एकांकी को अंग्रेजी में 1 एक्ट प्ले, 1 एक्ट प्ले, 1 एक्ट प्ले कहा जाता है, जो 1 अंक में समाप्त हो जाती है। एकांकी को हम नाटक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कथा वस्तु है वो संक्षिप्त होती है, इसमें पात्र है वो संक्षिप्त होते हैं और इसमें एक ही घटना का या जीवन की किसी एक घटना का चित्रण इसमें किया जाता है। और एकांकी दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की ये विधा है। एकांकी नाटक साहित्य का आधुनिक और लोकप्रिय अंग है।
एकांकी नाटक साहित्य का आधुनिक एवं लोकप्रिय अंग है। एकांकी नाटक भी दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, यानी दृश्यात्मक विधा है ये। अतः टेक्निक की दृष्टि से एकांकी रंगमंचीय रचना है। इसका एकांकी का रंगमंच पर, स्टेज पर इसका मंचन किया जा सकता है पात्रों के माध्यम से। आज विश्व साहित्य में एकांकी बड़ी तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हिंदी एकांकी भी इस विकास और गति में किसी भी अन्य भाषा से पीछे नहीं है या अन्य विधा से पीछे नहीं है। आज हिंदी एकांकी अपना एक लक्ष्य लेकर परिस्थिति का ऐसा चित्र प्रस्तुत करने में लगा है जिसे किसी भी स्थिति में हम अप्रासंगिक नहीं कह सकते। एकांकी दृश्य काव्य की एक विधा है जिसमें कृति का प्राय समग्र प्रभाव कथोपकथनों में सन्निहित रहता है। कथोपकथन यानी संवादों पर आधारित होता है। बिना संवाद के एकांकी निष्प्राण है। इन कथोपकथनों को अभिनय के सहयोग से प्रभावशाली बनाया जाता है। एकांकी में एक ही अंक होता है और उसमें दृश्य परिवर्तन एकांकीकार की इच्छा पर निर्भर है। एकांकीकार चाहे तो एक दृश्य में ही एकांकी को समाप्त कर सकता है और वो चाहे तो कई दृश्य इसमें हो सकते हैं। अंक एक होता है और दृश्य कई हो सकते हैं। ऐसे भी अनेक एकांकी है जिनमें केवल एक ही दृश्य है, अर्थात आदि से अंत तक किसी दृश्य परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्ण नाटक और एकांकी में अंक के अतिरिक्त भी कई अंतर हैं। ऐसा नहीं है कि एक अंक की एकांकी है और एक से अधिक अंकों का नाटक है, बस यही मूलभूत अंतर है। नहीं, और भी कई अंतर है। एकांकी में एक अंक होता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूर्ण नाटक का कोई भी अंक अलग रख दिया जाए तो वह एकांकी कहा जाएगा, नहीं। एकांकी दृश्य काव्य की पृथक विधा है जो आकार में ही नहीं प्रकार में भी पूर्ण नाटक विधा से भिन्न होती है। यद्यपि दोनों का प्रेरणा स्रोत समाज की समीक्षा एवं मानव मन की गहराई का चिंतन अध्ययन है। एकांकी का जो उद्देश्य होता है, मूल प्रतिपाद्य होता है, वो समाज की समीक्षा एवं मानव मन की गहराई का चिंतन और अध्ययन है, पर दोनों के प्रकार भिन्न है। एकांकी एक ही अंक में उद्घाटित होकर उसी में अपने को समेटकर अंत यानी फलागम, फल की प्राप्ति को प्राप्त हो जाती है, पर पूर्ण नाटक का क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तार होता है, उसका फलक विस्तार होता है। उसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का विवेचन रहता है। इससे स्पष्ट है कि एकांकी और पूर्ण नाटक की कथा वस्तु में बहुत बड़ा अंतर या डिफरेंस होता है। एकांकी जीवन के किसी एक अंग की झांकी देती है। उसमें एक ही घटना नाट्य कौशल से हर्ष, विषाद, प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, विस्मय, विनोद को समेटती हुई चरम सीमा तक पहुंचाती है। पूर्ण नाटक जीवन की विविधता और व्यापकता को प्रदर्शित करने के लिए अनेक घटनाओं का संयोजन करता है। कई घटनाएं एक सूत्रता पाकर अनुवृत्ति के माध्यम से उद्देश्य तक पहुंचती है। एकांकी में घटनाओं की अनेकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। विविध घटनाओं का चित्रण एकांकी में नहीं होता है, केवल एक घटना का या जीवन के किसी एक भाग का एकांकी के अंतर चित्रण होता है। आज का कुशल एकांकीकार किसी एक घटना के अनेक पक्षों को नहीं फैलने देता। घटना का कोई एक पहलू लेकर संवेदना के तारों को झंकृत कर देता है। यद्यपि एकांकी में एक या अनेक संवेदनाएं हो सकती हैं,
किंतु एक ही संवेदना को जगाने वाला प्रभाव शिल्प की दृष्टि से अच्छा समझा जाता है। एक संवेदना तो किसी कहानी में भी हो सकती है, किंतु कहानी और एकांकी में विधात्मक अंतर है। एकांकी दृश्य में होता है और जबकि कहानी श्रव्य में। एकांकी की अनिवार्यता अभिनय पर है, कहानी श्रवण मात्र से मन को मोह लेती है। केवल सुनने से ही एकांकी का प्रतिपाद्य हमारी समझ में आ जाता है। इस कारण एकांकी का सारा रूप लेखक को ही संवारना पड़ता है। इस कारण कहानी का सारा रूप लेखक को ही संवारना पड़ता है, जो पाठक के सामने रहता है। किंतु एकांकी का कुछ भार नाट्यकार को प्रत्यक्ष रूप से संभालना नहीं पड़ता है, उसे पात्र स्वयं संभाल लेते हैं। वह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों को पात्रों की वाणी या उसकी क्रियाशीलता द्वारा व्यक्त करता है, किंतु कहानीकार दोनों धरातलों पर स्वयं ही बोलता है। तो एकांकी को हम कहानी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहानी का श्रवण किया जाता है, जबकि एकांकी को हम बाकायदा रंगमंच पर उसका मंचन करते हैं, पात्रों के माध्यम से उसको प्ले करते हैं, उसको खेला जाता है। कहानी में भी संवाद तो रहते हैं, पर लेखक का एकांकीकार की तरह आकार परक प्रतिबंध उसमें नहीं रहता है। एकांकी के संवादों में संक्षिप्तता, वेग, व्यंग एवं स्वाभाविकता का होना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है ये चीज़, क्योंकि कथोपकथन धीर, मंथर और व्यंग रहित होने पर अभिनय को अरुचिकर बना देते हैं। इनके अतिरिक्त कहानी और एकांकी के आरंभ और अवसान में भी अंतर होता है। कहानी के आरंभ में प्राय एक सामान्य भूमिका होती है अथवा कोई वातावरण विशेष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, किंतु एकांकी में ऐसी भूमिका को स्थान नहीं दिया जाता है। मंच पर एक साथ ही कोई न कोई पात्र आकर कथा वस्तु का उद्घाटन करने लगता है। प्राचीन काल की सूत्रधार की परंपरा भी अब समाप्त हो गई है। सूत्रधार होता था पहले की एकांकियों में या कहानियों में, अब ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। कहानी में नई घटना घटित होने के समय किसी पृथक दृश्य विधान की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु एकांकी में अभिनेता के लिए रंगमंच का संकेत देना अनिवार्य होता है। उन्हीं संकेतों के अनुसार मंच पर व्यवस्था की जाती है और पात्र अभिनय का सूत्र ग्रहण करता है। कहानीकार को एकांकीकार की तरह अभिनय व्यवस्था का सिरदर्द नहीं सहना पड़ता है। वैसे एकांकी और कहानी दोनों में ही संगीत तत्व अनिवार्य नहीं है, किंतु कुछ कहानीकार संगीत के समावेश से बोझिल वातावरण को सामान्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। कहानी की अनेक शैलियाँ होती है, जैसे घटना प्रदान, चरित्र प्रदान, भाव प्रदान आदि, किंतु एकांकी में ऐसी शैलियों को विशेष मान्यता नहीं है। परिस्थिति बस कोई भी ढंग एकांकी के कथोपकथन में सन्निविष्ट किया जा सकता है। शिल्प की दृष्टि से भी पत्र आदि शैलियाँ कहानी क्षेत्र में प्रचलित है, किंतु एकांकी में ऐसी शैलियों के लिए बहुत कम अवकाश है, जगह नहीं है। कहीं कहीं कोई विशेष पत्र का उपयोग कर सकता है जो कथा वस्तु की आवश्यकता को पूर्ण करता है। इसी क्रम में यह प्रश्न उठता है कि आखिर विद्वानों की दृष्टि में एकांकी क्या है और उसका स्वरूप क्या है। ऐसी स्थिति में हम एकांकी का जो स्वरूप है उस पर विद्वानों के जो प्रमुख मत है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो एकांकी का अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने प्रयास किया है, तो हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। कुछ एक दो विद्वानों की जो परिभाषा है उसको
देखेंगे, जिसमें पहले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो एकांकी को एक मंत्र, एक अंकुश, एक गागर और काम का कुसुम धनु मानते हैं और लिखते हैं, मेरी दृष्टि में भी जीवन का संकेत खोजने की चेष्टा, मेरी दृष्टि भी जीवन का संकेत खोजने की चेष्टा में रहती है। कोई ऐसा भाव बिंदु मैं आंक सकूं जिसमें जीवन का प्रतिनिधित्व झलक जाए, कोई ऐसी गागर भर दूं जिसमें सागर का अस्तित्व समा जाए, मेरे हाथ में ऐसा अंकुश आ जाए जिसके बस में भावों का ऐरावत उठने बैठने लगे, मेरी लेखनी से ऐसा मंत्र निकले जिसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व हो, अथवा मेरे हाथों में काम का ऐसा कुसुम धनु हो जिससे सकल भुवन अपने बस में हो जाए, पूरा विश्व को मैं अपने बस में कर सकूं। एकांकी ऐसा ही भाव बिंदु है, ऐसी गागर है, ऐसा ही अंकुश है, ऐसा ही मंत्र और ऐसा ही काम का कुसुम धनु है। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विचार हैं या एकांकी का स्वरूप उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगले विद्वान हैं प्रोफेसर सदु गुरु शरण अवस्थी। प्रोफेसर सदु गुरु शरण अवस्थी आकार प्रकार पर दृष्टि रखकर एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, प्रभाव और सबके निदर्शन में चातुर्य को आवश्यक मानते हैं। वे एकांकियों में लंबे लंबे कथोपकथन, दृश्यों के अधिक विषयांतरता, वर्णन भावुल तथा चरित्र विकास के लंबे प्रयोगों या उलझी समस्याओं को अवांछनीय मानते हैं, अनावश्यक मानते हैं। तो ये दो विद्वानों के बारे में हमने चर्चा करी है। अब थोड़ा सा हम उपेंद्र नाथ अस्क जी के जो विचार हैं उनको देखते हैं। अस्क जी के अनुसार एकांकी में 3 तत्वों की प्रधानता होती है। 3 तत्व कौन कौन से होते हैं? एक स्वरूप और समय की लघुता, दूसरा अभिनेता, तीसरा रंगमंचीय संकेतों का विस्तृत नियोजन। ये 3 बातें क्या है उपेंद्रनाथ अस्क जी मानते हैं एकांकी के अंदर। एक परिभाषा हम हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार एकांकी का जो स्वरूप है और परिभाषा है उस पर विचार किया है या परिभाषा दी है। एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक परिपार्श्व, एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार एकांकी की परिभाषा है, उसका स्वरूप है, उसको स्पष्ट किया है। और अगला जो विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी का जो अर्थ और स्वरूप है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने आधुनिक हिंदी नाटक नामक ग्रंथ में एकांकी की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है। एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्र मिलेगा, एक उद्दीप्त क्षण का चित्र मिलेगा। उसके लिए एकता एवं एकाग्रता अनिवार्य है। किसी प्रकार का वस्तुत विभेद उसे सही नहीं है। एकांकी में एक
अंक विस्तार की सीमा, कहानी जैसा जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एकाग्रता, संकलन त्रय आदि आवश्यक है। इस प्रकार पाश्चात्य एवं विविध भारतीय विद्वानों ने एकांकी को परिभाषित करने की चेष्टा की है। उन सभी कथनों का सार लेकर एकांकी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। अब ये 4-5 एकांकी के जो लक्षण हैं वो कृपया करके छात्राएं नोट कर सकती है। नंबर 1, एकांकी एक अंक में पूर्ण होने वाला नाटक भेद है। एकांकी एक अंक में पूर्ण होने वाला नाटक भेद है। नंबर 2, उसमें जीवन को समग्रता में या विस्तार में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, अपितु जीवन का आंशिक रूप ही प्रस्तुत किया जाता है, या जीवन के किसी एक घटना का, एक लघु घटना का इसमें चित्रण किया जा सकता है। नंबर 3, एकांकी में किसी विशेष मार्मिक घटना, परिस्थिति, एक भाव या उत्तेजित क्षण का चित्रण होता है। नंबर 4, संक्षिप्त नाट्य वस्तु को एकांकी में प्रभावान्विति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी के सभी तत्व इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनका प्रभाव किसी बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार एकांकी में प्रभाव तथा वस्तु का एक रहता है। नंबर 5, एकांकी में संकलन त्रय अर्थात स्थान, समय और कार्य की एकता होती है। प्रभावान्विति की दृष्टि से भी संकलन त्रय का निर्वाह एकांकी में आवश्यक माना गया है। तो ये 4-5 एकांकी के लक्षण होते हैं। अब हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। अब थोड़ा सा हम एकांकी और नाटक में जो अंतर है उसको केवल संक्षिप्त में उसकी जानकारी। एकांकी और नाटक में कुछ समानताओं के बावजूद अंतर अधिक है। डॉक्टर रामचरण महेंद्र के शब्दों में कहा जा सकता है। इन्होंने एकांकी और नाटक में जो मौलिक अंतर है उसको स्पष्ट किया है। तो कृपया छात्राएं इस बात को नोट कर लें। एकांकी न तो बड़े नाटक का संक्षिप्त रूप है, न कहानी या संभाषण ही है। उसकी तो स्वतंत्र कला है जो शिल्प विधि की दृष्टि से नाटक के समीप है और सीमा की दृष्टि से कहानी के निकट है। एकांकी और कहानी में भी अंतर है। कहानीकार को जो स्वच्छंदता प्राप्त होती है वह एकांकीकार को नहीं होती है। यह स्वच्छंदता नाटककार को भी प्राप्त होती है। एकांकीकार वहाँ भी नपा तुला रहता है, यानी स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकता है एकांकीकार। वो बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात को व्यक्त करता है। अब हम अगला जो सोपान है एकांकी के जो प्रमुख तत्व है उन पर हम फोकस करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ज़्यादा हम विस्तार में नहीं जाएंगे। एकांकी के प्रमुख रूप से 10-11 तत्व होते हैं, जिसमें वैसे 9 तत्व माने गए हैं, लेकिन 2 तत्व और जोड़ दिए गए हैं। वर्तमान जो एकांकी है उसमें 11 तत्व होते हैं। मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ पहले नाम, फिर बारी बारी से एक एक पर हम। एकांकी के मुख्यतः 11 तत्व होते हैं, जिसमें छात्राएं नोट कर लें। कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, नंबर 2। नंबर 3 कथोपकथन, नंबर 4 देश काल और वातावरण, नंबर 5 भाषा शैली, नंबर 6 उद्देश्य और नंबर 7 संकलन त्रय, नंबर 8 अभिनयशीलता और नंबर 9 प्रभाव 1, नंबर 10 दृश्य विधान और नंबर 11 अंतर्द्वंद।
इस प्रकार ये एकांकी के प्रमुख तत्व है। हम विस्तार में नहीं जाएंगे। अब हम संक्षिप्त में एकांकी के प्रकारों के बारे में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। प्रकार की दृष्टि से एकांकियों को निम्नांकित वर्गों में रखा जा सकता है। सुखांत एकांकी, दुखांत एकांकी, फ्रेशन एकांकी, फैंटेंसी एकांकी, गीति नाट्य एकांकी, झांकी एकांकी, संवाद या संभाषण एकांकी, मोनोड्रामा एकांकी, रेडियो नाटक या रेडियो एकांकी आदि। इस तरह ये 8-9 इसके भेद हैं। सुखांत एकांकी का उद्देश्य भी प्राय वही है। नंबर 1 सुखांत एकांकी। सुखांत एकांकी का उद्देश्य भी प्राय वही है जो बड़े सुखांत नाटक का होता है। अंतर केवल परिधि की संक्षिप्तता का है। सुखांत एकांकी अल्पकाल में कोई आनंददायक क्षण या समस्या उत्पन्न करता है। किसी समस्या विशेष को समक्ष रखकर ही इसका निर्माण होता है। इसी कारण इन्हें समस्या एकांकी भी कहते हैं। प्रेषण एकांकी का उद्देश्य व्यक्ति या समाज की किसी त्रुटि, रूढ़ि, दुर्बलता, दुर्गुण को प्रकाश में लाकर उपहास की वस्तु बना देना है। नाटककार का लक्ष्य हंसी हंसी में समाज सुधार करना होता है। फैंटेंसी एकांकी का अति नाटकीय रोमांटिक स्वरूप होता है, जिसका ताना बाना स्वप्न से बना हुआ होता है। गीति नाट्य में कविता या गीतों के माध्यम से एकांकीकार किसी भावपूर्ण स्थल का चित्रांकन करता है। झांकी एकांकी में संकलन तरह के अनुसार किसी उद्दीप्त क्षण को अंकित किया जाता है। संभाषण एकांकी कला का पहला रूप है। इसमें 2 पात्र पारस्परिक संवाद द्वारा किसी मत को प्रतिपादित करते हैं। मोनोड्रामा एकांकी में एक ही पात्र स्वगत रूप में किसी घटना या आप बीती को निजी अभिनय के द्वारा प्रकट करता है। रेडियो नाटक केवल ध्वनि पर आधारित है। उसमें विविध तरह की ध्वनियों का संयोजन होता है। ध्वनि के उतार चढ़ाव के बल पर अभिनेता भाव व्यक्त करते हैं। रंगमंच की भांति अभिनेता के शारीरिक हाव भाव का प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। उन संपूर्ण हाव भावों की अभिव्यक्ति ध्वनि के द्वारा संभव होती है। आज की दुनिया में रेडियो नाटक का अत्यधिक प्रसार हो रहा है। इसका महत्व बढ़ रहा है। विषय की दृष्टि से एकांकी के निम्न भेद हो सकते हैं। विषय की दृष्टि से नंबर 1 सामाजिक एकांकी, नंबर 2 पौराणिक एकांकी, नंबर 3 सांस्कृतिक एकांकी, नंबर 4 राजनीतिक एकांकी, नंबर 5 घटना प्रधान एकांकी, नंबर 6 चरित्र प्रधान एकांकी, नंबर 7 यथार्थिक एकांकी, नंबर 8 ऐतिहासिक एकांकी, नंबर 9 मनोविश्लेषणात्मक एकांकी, नंबर 10 दार्शनिक एकांकी, नंबर 11 राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचारक एकांकी और नंबर 12 समस्या प्रधान एकांकी। अब हम अंत में एकांकी का महत्व है उस विषय पे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आज का युग विज्ञान का युग है। किसका युग है? वर्तमान युग विज्ञान का युग है। हर चीज को हम विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं, तब उसको मानते हैं, तब हम इत्मीनान करते हैं, भरोसा करते हैं। पहले उसको वैज्ञानिक कसौटी पर उसको कसते हैं। तो आज का युग किसका है? विज्ञान का युग है। इस युग में मानव अति व्यस्त है। उसे खाने पीने और सोने तक की फुर्सत नहीं है। जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए उसे दिन रात श्रम करना पड़ता है। बहुत बिजी है हर व्यक्ति की लाइफ, जिंदगी। जीवन में मनोरंजन का भी अत्यधिक महत्व है। बिना मनोरंजन के जीवन नीरस और निष्प्राण है।
आत्म तृप्ति मानसिक विकास के लिए मनोरंजन जीवन का एक अनिवार्य तत्व बन गया है। चाहे राजा हो या रंक, व्यवसायी हो या श्रमिक, मनोरंजन की आवश्यकता सबको पड़ती है। सब अपना मनोरंजन करते हैं, यानी हृदय को थोड़ा सा सुखांत बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए मनोरंजन का होना आवश्यक है। चाहे मनोरंजन किसी भी प्रकार से करें, लेकिन मनोरंजन होना चाहिए व्यक्ति को। रामलीला, नाटक, एकांकी आदि का अभिनय मनोरंजन का एक उत्कृष्ट साधन है, एक अच्छा साधन है जो सबको समान रूप से आनंद देता है। अपनी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए मनुष्य थोड़ा सा समय मनोरंजन को भी देता है, हल्का सा, किंतु वह चाहता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक मनोरंजन हो जाए, थोड़े से समय में। समय अभाव के कारण आज का व्यस्त मानव नाटकों के अभिनय में कोई अभिरुचि नहीं रखता है, क्योंकि लंबा होता है नाटक। वह एक ही बैठक में अपना मनोरंजन करना चाहता है, और वह मनोरंजन भी इस प्रकार का हो कि उसको हाथ पैर भी न हिलाने पड़े और मानसिक क्षुधा भी शांत हो जाए, मन भी संतुष्ट हो जाए, मस्तिष्क को भी सेटिस्फिकेशन मिल जाए। मनोरंजन का ऐसा साधन सिवाय एकांकी के दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कारण यह है कि एकांकी में अल्प समय में हृदय, बुद्धि और इंद्रियां सब तृप्त हो जाती है। यही कारण है कि आज के युग में नाटकों की अपेक्षा एकांकियों की अधिक मांग की जाती है। एकांकी हमारा मनोरंजन करने के अतिरिक्त हमारे जीवन की प्रमुख समस्याओं तथा उनके प्रयुक्त हलों को भी प्रस्तुत करते हैं। एकांकी हमारे सामने यथार्थ जीवन की झलक इस रोचकता और स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत करता है कि उससे दर्शकों का मनोरंजन तो होता ही है, उसके मन को भी पूर्ण विश्राम मिल जाता है। यही कारण है कि आज के इस अति व्यस्त युग में एकांकी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लोकप्रिय होती जा रही है, और उत्तरोत्तर इनका निरंतर विकास हो रहा है। ये संक्षिप्त मैंने आपको एकांकी के बारे में ये चर्चा हमने कर ली है। एकांकी का महत्व आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम अगले वीडियो में हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।